नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाव तोरसेकर जी जुड़ गए हैं मुंबई से। परिचय देने की जरूरत नहीं है। भाव नमस्कार। प्रणाम, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। भाव, जहां हमने पिछला प्रोग्राम समाप्त किया था उसी बिंदु से आगे लेकर के चलते हैं। पिछला प्रोग्राम समाप्त इस बिंदु पर हुआ था कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये ऐतिहासिक होगा, हर लिहाज से ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में, जिनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें या तो भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हैं या उनके सहयोगियों के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा में उनकी सरकार बन चुकी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अब अपना मुख्यमंत्री है, हालांकि सरकार एनडीए की है। और उत्तर भारत में हिमाचल को और पंजाब को छोड़ दें तो कोई ऐसा प्रांत बचा नहीं है जहां पर भगवा दिखाई नहीं दे रहा है। पर मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस देश में 2 तरह की राजनीति हो रही है। एक सकारात्मक सोच के साथ हो रही है, विरासत को समृद्ध करते हुए, उसको पुनर्प्रतिष्ठापित करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाया जा रहा है, वो चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलगाववाद हो या दूसरे संगठन हो, उनको निष्क्रिय किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ नेगेटिविटी में राजनीति चल रही है, जो पार्लियामेंट को नहीं चलने देती, जो राष्ट्र हित से जुड़े हुए जो विधेयक हैं उनको पारित नहीं होने देती। अगर बंगाल में यहां जैसी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इस तरह की नेगेटिविटी वाली जो फोर्सेस हैं, क्या इनको झटका लगेगा या फिर भी ये इसी रास्ते पर चलती रहेंगी? अरे बंगाल में परिवर्तन होता है, यानी होने वाला है, इसमें मुझे विश्वास है। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ, आज की तो बात है। आप जानते हैं, मैं जनवरी से लेके मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी 150 प्लस जाने वाली है। ये तो मेरा अंदाज मैंने 3 महीने पहले दिया है। उसमें मुझे, लेकिन वो बीजेपी सत्ता में आएगी उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, और पंजाब हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या तमिलनाडु वगैरह, जो बंगाल ऐसी स्टेट है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते कि देश की अखंडता का प्रॉब्लम है। अगर ये स्टेट केंद्र के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ करती रहती है या उधर कुछ क्योस पैदा हो जाता है तो देश के शत्रुओं के लिए, दुश्मनों के लिए फायदेमंद होता है। देश के अंतर्गत राजनीति अलग बात होती है और देश के खिलाफ। अब देखो, इजराइल में 27 अलग अलग पार्टियों की सरकार है, और ऐसे वक्त में वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है उन पर एक केस चल रही है, नेतन्याहू पर। ये वॉर शुरू मानो 2 साल पहले की बात है, लेकिन उससे उनके नेशनल इंटरेस्ट में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि अंदर उसकी पार्टी को ढोकने का काम लोग करते हैं। लेकिन जब देश के हित की बात आती है तो पूरा का पूरा इजराइल ये अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होता है, उसके डिसीजन के पीछे खड़ा होता है। वो फर्क होता है। और इसलिए अगर तमिलनाडु हो, केरला हो या बांग्लादेश, पंजाब हो, वहां की दूसरे पार्टी की सरकार होने से कोई बिगड़ता नहीं। लेकिन वो सरकार है या वो जो पार्टियां है, वो अगर नेशनल हित की बात होती है, राष्ट्र हित की बात होती है, उसमें अगर अड़ंगा लगाने की कोशिश की या करती है तो उनको हटाना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट होती है। और आपको याद होगा कि 2024, 2 साल पहले जब चुनाव थे तो मैंने किताब लिखी थी, और मैंने उस किताब का नाम रखा था अश्वमेध। तो अश्वमेध का मतलब क्या होता है? एक अलग अलग जो राज्य है उनका एक संघ बनता है, तो उसका जो केंद्र होता है उसको चक्रवर्ती राजा बोलते हैं, जो सब राज्यों का मिलकर सम्राट माना जाता है। तो बाकी जगह आप अपनी जगह रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारा राज्य है, तुम रहो, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
संघ राज्य के बारे में अगर तुम कुछ घातक सोचोगे तो तुमको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी मंजूरी लेने का तरीका हमारे यहाँ पूर्वापार आया है कि वो राजा चक्रवर्ती घोषित करता है खुद को और घोड़ा छोड़ देता है। घोड़ा रोकोगे तो लड़ाई होगी, अगर घोड़ा नहीं रोकोगे तो तुमने केंद्र का अधिकार स्वीकार किया है ये मानकर घोड़ा आगे निकल जाएगा। लेकिन घोड़ा जहां रोका जाएगा वहां उस राजा से लड़ाई होगी और उसको निपटाने की लड़ाई होगी। तो आपने देखा है 2024 में जो बहुमत चला गया उसके बाद जो चुनाव हो रहे उसमें ऐसे लोगों को निपटाया जा रहा है जो केंद्र की संघ राज्य की सत्ता को चैलेंज कर रहे, उनका निपटारा हो रहा है। बारीकी से आप देखो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, बिहार हो, तो जो केंद्र के खिलाफ खड़े रहते हैं, तो ये बॉर्डर स्टेट है। अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें 3 बॉर्डर स्टेट है और इसलिए मेरे लिए तो वहां बीजेपी आना मुझे मतलब नहीं लगता। वहां का माइंडसेट अगर एंटी नेशनल है, उनके खिलाफ हो जाता है, उसका वो सबसे बड़ा सबूत होगा कि ऐसी सरकार ममता की सरकार नहीं चाहिए, ना लेफ्ट की चाहिए ना कांग्रेस की चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो देश हित के खिलाफ बोलने वाला है, कृति करने वाला है, हम उसको आसरा नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं देंगे। उसकी वो एक तरीके से इस बंगाल के वोट में घोषणा होगी। वोट बीजेपी के पलड़े में पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों में जो वोट आएगा उससे आधे से ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं होगा, वो राष्ट्र हित में होगा और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बीजेपी को पिछली बार भी 30-35% मिलता आया, लेकिन वो अगर 50% के आसपास जाता है तो बढ़ा हुआ वोट है वो मैं हिंदुत्व का वो बीजेपी के नहीं मानता, वो वोट नेशनल इंटरेस्ट में आने वाला है। यानी पश्चिम बंगाल का जो नतीजा आएगा उसका एक बहुत व्यापक राष्ट्र हित का एक संदेश होगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने अपने जवाब में ही उठा दी हैं भाऊ। जैसे जब हम सीमांत राज्यों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, जिसकी बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, और अमित शाह जो गृह मंत्री भी हैं, उनका कई अवसरों पर यह कहना था कि बहुत बड़े क्षेत्र में फेंसिंग हो चुकी है। कुछ इलाके हैं जहां ममता बनर्जी राष्ट्र हित के साथ एक तरीके से समझौता कर रही हैं, दगा कर रही हैं और उस जमीन को हैंड ओवर नहीं कर रही है, उस पर फेंसिंग नहीं हो रही, लगातार घुसपैठ हो रही है। एक घुसपैठ की समस्या। दूसरी घुसपैठ की समस्या जम्मू कश्मीर में थी। हालांकि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है, लेकिन उसको सीमित अधिकार दिए गए हैं क्योंकि अब वो केंद्र के अधीन है और उपराज्यपाल वहां बारीक नजर रख करके केंद्र को अवगत कराते रहते हैं कि क्या हो रहा है, यानी निगरानी में वो सूबा है। पंजाब एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है भाऊ। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हथियार ड्रोन्स के जरिए गिराने हो, चाहे धर्मांतरण हो, दूसरी तमाम समस्याएं, अपराध बढ़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। तो इन प्रदेशों में राष्ट्रवादी सोच की सरकार बनना कितना जरूरी है। कर्नाटक से, तमिलनाडु से हमने देखा है कि कुछ अलगाववादी सुर पिछले दिनों उठे हैं कि हमारा विकास रुक गया है, हम राष्ट्रीय पूल में ज़्यादा अंश दे रहे हैं, तो क्यों ना एक अलग जो है हम लोग देश के बारे में सोचें। इस तरह की बातें भी कही गई, दुस्साहस दिखाया गया। तो ऐसे में इन सीमांत राज्यों में राष्ट्रवादी सोच की सरकारें बने, ये माइंडसेट लोगों का बने, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? नहीं, करने की जरूरत नहीं, लोग अनुभव से करते हैं। देखो बंगाल में जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं नहीं मानता कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, मैं नहीं मानता। लेकिन एक बात की है, आपको याद होगा 5 साल पहले जब
बंगाल में बीजेपी ने अब की बार 200 पार स्लोगन दी थी, बड़ा गाजा वाजा किया था, बहुत बवाल खड़ा कर दिया था, रैलियां निकाली थी, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, ममता दीदी को टारगेट किया गया था। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आए, तो पिछले 5 साल में बीजेपी ने बड़े ढंग से ममता दीदी को हराना पड़ेगा, तो जो चल रहा है उसी रास्ते से नहीं जा सकते। अब बहुत सारे लोगों को लोगों का एक सोच होता है कि हमेशा आसान तरीका कहां से चलो, तो बीजेपी आसान तरीका, पर्टिकुलरली मोदी और शाह आसान तरीका वाला नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि दूर की सोचते हैं, भले 10 साल लगे, लेकिन जो कुछ इलाज होगा वो परमानेंट होना चाहिए, परिणाम कारक होना चाहिए। तो उन्होंने, जो मेरी जानकारी है, एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप ने बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आए उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, ममता दीदी ने जो प्रयास किए थे, लोगों का वोटिंग कैसे हुआ, उसमें धांधली कहाँ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, इसका पूरा स्टडी पहले 3 साल हुआ है। यानी 2021 से लेकर 2024 तक उसका स्टडी हुआ था और उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। तो लोकसभा चुनाव में उसी ढंग से 2021 जैसा वोटिंग हुआ। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है लोकसभा में, लेकिन वहां वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि धांधली होती है, उसका हमने स्टडी किया था, ऑन पेपर था, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसे होता है, कौन करता है। तृणमूल के गुंडे बोलना आसान है, लेकिन उनका साथ अगर बंगाल के जो कर्मचारी होते हैं, शासनिक कर्मचारी होते हैं, वो अगर उनका साथ दे रहे तो उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये 2024 के चुनाव में पता चला। तो उसके बाद जो स्ट्रेटेजी बनी है वो अभी इंप्लीमेंट हो रही है। आज जो हम कुछ देख रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस पहुंचाए गए, जिस ढंग से चुनाव आयोग एक एक बात पर बारीक नजर गड़ाए हुए, बूथ कैसे हो गए उसकी डिटेल है। अगर गुंडागर्दी होती है तो बूथ में 1000-1200 के जगह 500 वोटर है, उनके लिए भी अलग बूथ बनेगा। ये सब जो बातें हैं वो तरीके से की है। अमित शाह का तरीका आपको समझना चाहिए। उन्होंने बोला था कि 3 साल में मैं नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, उन्होंने करके दिखाया है। दिस मार्च एंड तक देश का जो रेड कॉरिडोर बना था वो उन्होंने नाम से तहस महस कर दिया। तो पिछले चुनाव में जो हार हुई थी, उसके बाद और एक बात हुई कि बड़ी हिंसा हुई थी। जिन्होंने बीजेपी या आरएसएस के या हिंदुत्व को वोट दिया, ऐसे 5,000 परिवारों को आसाम भागना पड़ा था, वो लौट आए, लेकिन वो घायल हुए और आज बिना डर के वो खड़े हो गए। अगर वो पीड़ित होकर लड़ने के लिए फिर से खड़े हो जाते तो एक के जगह 3-4 और खड़े हो जाते। देखो, बाहर से हेल्प भेजना अलग होता है और अंदर से लड़ने की हिम्मत आना अलग होता है उसका परिणाम। तो 5 साल में अगर सबसे बड़ा बदलाव मैं मानता हूं तो वो आया है कि आज बंगाल के लोग बोलने लगे हैं। अब देखो, तो लोग बोलते हैं और ना बोलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखें भी कुछ करने वाली नहीं है। अगर करने वाले हैं तो मैं मानता हूं कि बंगाल की आम जनता, बंगाल का आम वोटर बड़ा कुछ करने वाला है। और जब करता है तो जैसे 2011 में देखते देखते सीपीएम का सुपड़ा साफ हो गया, आज तो उनका नामो निशान नहीं, लेकिन उस वक्त कम से कम 2 नंबर की पार्टी बनी थी। आज ममता उस लाइन पर है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ममता 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, इसकी मुझे गारंटी है। अब 90 के नीचे कितना आना है वो तय करे, लेकिन वो 100 क्रॉस नहीं करेगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल में जिस ढंग से वहां काम हुआ है, तो लोग सोचने लगे कि हमको बंगाल ममता से बचाना है। और इसलिए चुनाव की जो बात है आज, उसमें मुद्दा सबसे बड़ा सत्ता में कौन आएगा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ममता को सत्ता से हटाना है, ये मुद्दा है और इस पर चुनाव हो रहा है। भाव
एक और अलग तरह की पॉलिटिक्स पिछले करीब करीब 1.5-2 दशक से इस देश में हम देख रहे हैं। एरोगेंस की, विरोध के नाम पर राष्ट्र हित के मुद्दों को भी ताक पर रखने की और कुछ संवेदनशील मुद्दों को सुलगा करके उसके जरिए लोगों की भावनाओं को उनके साथ खिलवाड़ करके और समाज में एक तनाव पैदा करने की। ये हमने बंगाल में भी देखा है, ये हमने दिल्ली में केजरीवाल के जरिए भी देखा है, ये कर्नाटक में भी हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी देख रहे हैं। हमने ये महाराष्ट्र की राजनीति में भी थोड़ा अलग तरीके के कैरेक्टर से, लेकिन वो देखा था जब मुंबई का सवाल बिना वजह उठाया गया, जबकि मुंबई पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात कही ही नहीं कि इसको हम केंद्र के अधीन कर देंगे या अलग कर देंगे महाराष्ट्र से। इसी तरीके से भाषा को लेकर के कुछ कुछ राज्यों में बातें कही जाती हैं। ये जो चीजें हैं और इस पर जिस तरीके से लोगों को सड़कों पर उतारने की कोशिश होती है, सुलगाने की कोशिश होती है, दंगा फसाद कराने की कोशिश होती है। मुर्शिदाबाद में हमने देखा भी है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध इतना किया ममता बनर्जी ने बेवजह कि वहां पर आग लग गई, 100 घरों में आग लग गई और बहुत सारे लोगों को छोड़ करके मालदा के स्कूलों में शरण लेनी पड़ी। अलग अलग राज्यों में ये होता है। ये कितनी बड़ी समस्या है। नहीं, ये समस्या पूर्वापार चलती आई है, नहीं है। क्या है कि ढंग की दादागिरी चलती रही, उसको कानून से सरकारी तौर पर रोकना चाहिए था, वो रोका नहीं गया। तो आहिस्ते आहिस्ते जब लोगों, जो आम जनता पीड़ित होती है, वो बदलाव करती है। उन्होंने गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, कुछ गिने चुने राज्यों में पहले बदलाव किया। उससे उभर कर नेशनल लेवल पर वो थॉट आ गया। जो आप बात बोल रहे हो, ये 80 के पहले थी नहीं थी, ऐसा कहा है, यही दादागिरी चल रही थी। तो लेकिन इसका प्रमाण बहुत कम होते गया, और जब कम होते गया तो एक रास्ता निकल आया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे एक क्रिकेट स्पोर्ट रिपोर्टर थे, उनका एक बढ़िया रिपोर्ट मेरे ध्यान में चिपक गया 50 साल से 40 साल से, कि जो 50 ओवर्स की मैच होती है तो आखिरी 10 ओवर में इतने अच्छे रन बनाते हो, तो पहले 10 ओवर में क्यों नहीं बनाते। तो खेल का एक तरीका होता है कि आखिरी ओवर में अगर आपके 8 विकेट बचे हैं तो विकेट गिरे तो परवाह नहीं, लेकिन उस हद तक जाकर रन्स करने हैं। लेकिन शुरू में 10 ओवर में अगर 8 विकेट गिर गए तो अगले 40 ओवर तक आप बचोगे नहीं। तो इसके लिए आपको ओवर्स बचा के, विकेट बचा के खेलना पड़ता है। तो ये जो समस्या आप बोले वो कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन वो मार्जिनलाइज हुई है। देखो, नक्सलवाद 50-60 साल से चल रहा था, अगर उसका निपटारा हो गया ना, अलग अलग प्रयोग होते, सलवा जुडूम वगैरह कोई कोई प्रयोग हुए, लेकिन अमित शाह ने तय किया कि 3 साल में खत्म करूंगा। वो पहले दिन खत्म नहीं हुआ, और आज भी मैं नहीं मानता कि ये खत्म हुआ है। उसका कहीं ना कहीं एक बीज बचा रहता है, वो उभर कर फिर से आ सकता है, तो वो उस वक्त निपटना चाहिए। होता था क्या, अब देखो, आप बोले तो कर्नाटक, तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां जो बीजेपी के लीडर थे, इनको ये दिमाग में नहीं था कि भाई आपस के झगड़े बाद में करेंगे, सामने वाले शत्रु के हाथ में आप राज्य की सत्ता नहीं जानी चाहिए। अगर जाती है तो ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करेंगे, और उसका परिणाम कर्नाटक वालों को भी भुगतना पड़ेगा। इतनी दूरदृष्टि जहां नहीं रहती, वहां ये समस्या फिर से उभर कर आती है। तो ये समझना जरूरी है। तो जब तक इतनी राष्ट्रवादी समाज बन नहीं जाता, तब तक इसका टोटल निपटारा नहीं होगा। ये खत्म होगी, फिर निपट कर उभर कर आएगी। हमने देखा ना कि जैसे आपको याद होगा, कोरोना के बाद 50 दिन का ब्लैक लॉकडाउन था, फिर 50 दिन हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक रूल ढीला किया गया, पूरा एक दिन ने नहीं उठाया। और आज भी बार बार बोला जाता है कि भाई ये चिंता करो, इसका
इलाज करते रहो, ये करो वो करो, क्यों? क्योंकि वो फिर से उभर कर आएगा तो फैला जाएगा। तो इसका पूरा निपटारा नहीं होता। बीमारी जो होती है वो कभी हम पूरे के पूरे बिल्कुल स्वास्थ्यपूर्ण लाइफ नहीं होती, उसी ढंग से ये बातें होती रहेगी, उसका निपटारा होगा। वही मैं उसको बड़ी बात, क्योंकि सरकार ये होनी चाहिए। सरकार जब तक राष्ट्रवादी है तब तक ऐसे चीजों को डरने की जरूरत नहीं। वो सरकार ऐसी बातें हैंडल करने के लिए जगह पर है। 2014 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी। अगर वो सरकार है तो ये छुटपुट बातों से हमको ये जानबूझकर उकसाने की कोशिश होगी। आज देखो बंगाल का चुनाव हम देख रहे, तो बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी रणनीति क्या है? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ममता को उकसाया है और वो ट्रैप में फंसी आ गई। तो उकसाने का मतलब आपको ट्रैप में खींचने का होता है। तो ऐसी जो छुटपुट घटनाएं दिखती है ना, तो होगी, उसके कुछ नुकसान तो हमको उठाना पड़ेगा। जैसे ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन होता है तो कहीं तो काटना पड़ता है, कहीं तो जख्म किए करना जरूरी होता है। तो बिना काटे छाटे ऑपरेशन करो तो नहीं होगा। तो ये बातें ऐसी होती है, तो उससे गड़बड़ यानी उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं ऐसे में। तो क्योंकि आज देश में राष्ट्रवादी सरकार है, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। एक और खतरनाक ट्रेंड हम देखते हैं, और मैं मेजर गौरव आर्य का एक वीडियो देख रहा था, बहुत कमाल की जानकारी उसमें दी गई है, खास तौर से इजराइल को लेकर के। चूंकि आपने इजराइल का जिक्र किया है कि नेतान्याहू के खिलाफ एक मामला राष्ट्रपति के यहाँ विचाराधीन है, उसमें क्लीन चिट दे सकते थे राष्ट्रपति, लेकिन नहीं दी है, मामला लटका हुआ है। तो भी पूरा देश और देशवासी संकट के समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। और जो नेता प्रतिपक्ष है वो तो सेना की वर्दी पहनते हुए देखे गए थे और ये कहते हुए देखे गए थे कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बाद में करेंगे, इस समय तो मैं भी मोर्चे पर जाने को तैयार हूं अगर नेतान्याहू मुझे आदेश दें। तो ये सोच हमारे देश के भीतर क्यों नहीं दिखाई देती है भाऊ? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जहां तक इजराइल का प्रश्न है, 47-48 में इजराइल ने हमारी मदद की, 62 में हमारी मदद की जब चीन ने हमला किया, 65 में हमारी मदद की, 71 में हमारी मदद की, कारगिल में हमारी मदद की, ऑपरेशन सिंदूर तक में कुछ उपकरण ऐसे थे जो इजराइल से मंगाए गए थे और उनका हमने उपयोग किया है। ऐसे में हमारे देश के भीतर एक होड़ लगी है विपक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में बोलने की, ईरान के पक्ष में बोलने की। ईरान पर हम न्यूट्रल हैं क्योंकि व्यापारिक रिश्ते हैं। इसके बावजूद अगर ट्रंप मोदी के साथ है तो मोदी के भी खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ भी बयानबाजी होगी। ट्रंप नाराज हैं, मोदी के साथ उनके रिश्ते थोड़े से कसीले हो गए हैं तो वो कूद करके ट्रंप के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये कितनी घातक है देश के लिए और राष्ट्र हितों के लिए। वो घातक नहीं, खुद को कोई नंगा कर रहा है तो मेरे लिए घातक कैसे होगा? वो नंगा हो रहा है ना, मैं कहाँ नंगा हो रहा हूं? मेरे कपड़े तक को उसका हाथ नहीं लगा है, वो खुद को नंगा कर रहा है। देखो, मैं भारत के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगा तो करो भाई, आम जनता देख रही है। आज अगर ममता चुनाव हारने वाली है तो बीजेपी नहीं उसको हराएगी, बंगाल की जनता हराएगी। तो बंगाल की जनता के सामने नंगा कौन हुआ है? ममता नंगी हुई। तुमने चुनाव जीत लिया, उसके बावजूद अगर वहां के हिंदुओं को आप तकलीफ दे रहे हो तो बाकी के हिंदू इकट्ठा हो गए, ममता के खिलाफ हो गए। तो ममता ने एक तरीके से खुद को लंगड़ा किया और राष्ट्रवाद को तगड़ा किया। तो हमको विचलित होने की क्या जरूरत है? ये बातें होती रहती है। और दूसरी बात, इजराइल और इंडिया की तुलना मैं गलत मानता हूं, क्योंकि इजराइल की पूरी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है और हम 150 करोड़ के पास पहुंचे। तो इतने लोगों को मैनेज करना, और इसमें एक भी, अब हम घर में चावल लाते हैं, हमको चावल पकाने हैं तो हमने तो 1 किलो लाए, तो 1 किलो में जो कचरा होगा और 1 टन में होगा, इसमें फर्क होता है।
1 टन में शायद एक छोटा कप या एक ग्लास के आकार का हमको कचरा मिल सकता है, जो 1 किलो में नहीं रहेगा। तो ये कचरा, उस कचरे से विचलित होकर अगर हम 1 टन चावल की तरफ हमारा ध्यान ना दे तो वो गलत होगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों की तरफ मुड़कर अपनी एनर्जी भी उन पर वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि वो लोग हमको उकसाने के लिए करते हैं, उससे ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता नहीं है। देखो, पिछले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी का बहुमत चला गया है तो उनके कारण नहीं गया है, उनकी जीत नहीं हुई है। बीजेपी में जो अंदरूनी झगड़े चल रहे थे उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। उसके बाद आए हुए हर विधानसभा में अगर बीजेपी जीत रही है तो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी, तो इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं। आपस में हमें आपस में जो झगड़े चलते हैं तो हम राष्ट्रवाद के कारण आपस के झगड़े बाद में करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है, क्या होता है, उनको उकसाना है ना, तो ये उकसाने की आपसे मुझे अच्छी बात नहीं करनी है तो मैं क्या करूंगा, आप बड़े महान हो, आपके बात बढ़िया है, मैं गाली दूंगा आपको ना, क्योंकि मुझे आपको उकसाना है। गाली का मतलब क्या होता है? तो ये डेलिबरेट करते, उनको मालूम है ये कुछ। अब ममता दीदी गुस्से में आकर जो अनाप शनाप बक रही है वो क्या अपनी पार्टी के लिए बक रही है? नहीं है, वो गुस्से में है। और गुस्से में जब आप लड़ नहीं पाते तो आप उकसाने का काम करते हो कि उकसाने से आपसे गलती हो जाए। तो एक हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि किसी भी तौर पर 99% राष्ट्रवाद की भावना इस देश में जाग नहीं जाती और हम अंदर के झगड़े और बाहर का आक्रमण इसमें फर्क नहीं कर पाते, तब तक एकजुट रहने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। उकसाने वाले को देखना नहीं चाहिए, आपस के झगड़े कैसे सिमट कर इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। हमारी ऊर्जा वो किसको बिगड़ा सकते हैं बोलो? अगर कल बंगाल ममता चुनाव हार रही है तो बीजेपी के कारण नहीं हार रही, वो उसके कारण हार रही है, क्योंकि वो जो कुछ बच्चे कुचे बैलेंस पर लोग हैं उनको भी भगा रही है, जाओ उधर, मैं तो देश के खिलाफ हूं। जिनके मन में थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति बची है फिर भी बीजेपी नापसंद है, इसके लिए ममता के साथ, राहुल के साथ जाना चाहते, वो भी उनसे भागेंगे। इसके लिए उन्होंने ऐसा ही करना चाहिए। जैसे मैंने धुरंधर के बारे में मुझे पूछा गया तो मैंने बोला बिल्कुल प्रोपोगंडा है, मैं इनकार नहीं करता। धुरंधर फिल्म प्रोपोगंडा है, बिल्कुल प्रोपोगंडा है। क्यों? क्योंकि प्रोपोगंडा को काटने के लिए प्रोपोगंडा ही चाहिए, ये बात समझना जरूरी है। तो वो उकसाएंगे हम, अगर उसमें आप देखो वो एक शब्द से भी ममता पर मोदी जी बोलते नहीं, वो जानबूझकर कर रहे। कल परसों अब देखो ये महिला आरक्षण विधेयक का हार हो गई, तो मैं नहीं मानता कि ये आसानी से हुआ है, उसके पीछे कोई गेम है। इनको नहीं मालूम था अपने पास आंकड़ा क्या है, फिर भी करते हैं, उसका कुछ मतलब है। अब ये मतलब सबको सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं बताया जाएगा। जो गेम होता है, रणनीति होती है, वो गिने चुने लोगों के पास होती है। इसलिए तो चाणक्य का एक वचन है ना, षट्कर्णो विद्यते मंत्रा, जो बात 6 कानों ने सुनी उसकी ताकत खत्म हो गई, कम से कम लोगों को मालूम। अब मैं कुछ इस पर वीडियो देख रहा था, बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे हैं ये इनको भी पता था ये हारने वाला है, फिर हारने वाला बिल लेकर क्यों आए? तो बहुत 3-4 बड़े पत्रकार है जिनको मैं भी मानता हूं, वो बोले कि ये समझने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, जब तक वो नहीं बोलते तब तक हम उस पर रिएक्शन देना ही गधापन है। तो इससे और क्या चाहिए? उनके दिमाग में कुछ होता है, गेम, उस गेम से खेलते हैं। और वो हमको मालूम होता तो हम प्राइम मिनिस्टर बनते, वो यूट्यूबर बनते ना। तो उनकी जिम्मेदारी, एक बात है कि जिम्मेदार लोग वहां बैठे, ये हमारी किस्मत की बात है, उसको संभाल रखना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार वो मोहन जी भागवत का मुंबई का स्टेटमेंट में बोलता हूँ कि दुश्मनों के साथ भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती करते वक्त हाथ में डंडा होना चाहिए।
डंडा का मतलब अधिकार होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए। जब तक आपके हाथ में आपकी भूमिका के विचारधारा की सरकार है, तब तक ऐसे विचलन में जाओ मत। ये विचलित करेंगे, उनका तो वो काम है ना, उनका वो तो काम है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।